पिछले क्लास में एक ग्राफ बताया गया था। ग्राफ में ये बताया गया था कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वह अधिक होता है विलयन के हिमांक से। ग्राफ पर आप काम कर चुके थे, नीचे एरो देके इस बात को लिख लीजिए। जब किसी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अच्छा सॉरी, जब किसी शुद्ध विलायक में अवरणशील विलय या अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब और हिमांक दोनों घट जाता है। आप उससे क्यों मिला रहे हैं? जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट करें। जब किसी शुद्ध विलायक में अवरणशील विलय मिलाया जाता है या अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब और हिमांक दोनों घट जाता है। और नीचे एरो देके लिखना है विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से हमेशा कम होता है। अतः नीचे अतः हम कह सकते हैं कि ये जो टी नोट एफ है यह अधिक होगा और टी एफ जो है यह कम होगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दीजिए आप भी। सुनिए, ये बड़ा है और ये छोटा। हिमांक घटा तब न छोटा हुआ वो, तो कितना छोटा होगा ये निकालने के लिए हम टी नोट एफ में से टी एफ को घटा देंगे। इसी को कहा जाता है हिमांक अवनमन। एक्चुअल में हमारा अगला टॉपिक, अब देखिए हिमांक आप बढ़िया से समझ गए, अब आप समझ सकते हैं हिमांक अवनमन। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। ये मत उतार लेना अभी, अभी स्टार लगा, ये उतार लिए हैं यहाँ तक। लिखिए हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, इसी को हम लोग डेल्टा टी एफ कहते हैं ना। इसी को इंग्लिश में आप पहले भी लिख चुके हैं। इसी को ना इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफाइन कीजिए। यदि आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। अच्छा, किसके हिमांक में किसके हिमांक को घटाओगे? जो बड़ा है उसको पहले रखना है, जो छोटा है उसको बाद में। विलायक का छोटा है विलियन, विलियन का छोटा है, विलायक का बड़ा है, तो लिखेंगे नीचे एरो देके शुद्ध विलायक के हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक तथा शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलियन के हिमांक तथा विलियन के हिमांक के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। के अंतर को हिमांक अवनमन कहते हैं। दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिखिए। अतः दैट इज डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ। लिख चुके आप यहां तक? अब हम लोग हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। स्टार लगाइए, हेरी डालिए। हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम।
नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखा हुआ है बोर्ड पर, फिर से बोलना क्या है? क्या इंग्लिश बोल रहे हो क्या? अरे, रॉल्ड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश मीडियम है तो फिर भी कम लगेगा, लेकिन लिखाइए इंग्लिशों में, नहीं चलेगा। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। चलिए, हम मजाक कर रहे थे, लिखिए आप। लिखा हो क्या? लिखेंगे हिमांक अवनमन। जो नियम कथनांक उन्नयन के लिए है ना, एग्जैक्ट वही नियम हिमांक अवनमन के लिए है। कुछ बात बदलने वाला नहीं है, सब कुछ वैसे ही चलता है। बस एक चीज के बदल जाने से हर चीज बदल जाता है। आप याद कीजिए, पिछला में डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टी नॉट भी था, और यहाँ पर टी नॉट एफ माइनस टी एफ है। बस यही न अंतर हुआ है, यही बस अंतर है। बाद बाकी हर जगह हर बात सेम है। वो आप पढ़िएगा तो आपको लग जाएगा कि एक ही तरह से चल रहा है, लेकिन इस एक के बदलने से हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। कंसेप्ट वही रहता है, हल्का फुल्का परिवर्तन चलता रहता है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे हिमांक अवनमन और साथ साथ चलना है। हम लिखते रहेंगे, साथ साथ आप उतारते रहिएगा। हमारा वेट मत कीजिएगा कि आप लिखिए, आज लिख सकते हैं साथ साथ आप। हिमांक अवनमन विलियन की, हिमांक अवनमन विलियन की मूललता का, मूललता स्मॉल एम वाला, दूगो लॉ वाला, विलियन की मूललता का सीधा समानुपाती होता है। विलियन की मूललता का सीधा समानुपाती होता है। यही है ना जी मूललता। किस चीज से सूचित करते हैं इसको? स्मॉल एम से। चलिए, अतः लिखिए, अतः डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम बिकॉज मोललिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो बराबर करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के एफ। वहाँ पर क्या आया था? के बी। यहाँ पर जो के एफ है ना, वेयर के एफ इज, हिंदी में लिख देते हैं, जहाँ के एफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक। वो क्या था? वो था उन्नयन मूल, वो था मूलल उन्नयन स्थिरांक। यह क्या है? मूलल अवनमन स्थिरांक। मूलल अवनमन स्थिरांक, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मूलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये बताइए, अभी तुरंत ना डेल्टा टी एफ बराबर पढ़े थे टी नॉट एफ माइनस टी एफ, याद वाद है या भूल गए तुरंत में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही था ना। तो डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर लिख सकते हैं के एफ गुना एम, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बोलिए। अब जितना बात हम लिखते जाएंगे इसको एक्सटेंडेबल फॉर्म में, उतना फॉर्मूला बनता जाएगा ये। हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ गुना मोलालिटी के बदले मोल पर केजी। मोल किसका? मोल किसका रे? मारेंगे थोपी। मोल सॉल्यूट का, और केजी किसका? सॉल्वेंट का। मोल विलय का और केजी विलायक का। यदि याद वाद नहीं है तो लिख देते हैं, लेकिन ये सब अब आप भूलते हैं, ये जुल्म करते हैं। हाथ को एकदम 180 की रफ्तार में खींचिए, क्योंकि इसमें अब समझने वाला बात कम है, लिखने वाला बात ज़्यादा। इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी इस सब बात को समझे हुए हैं। क्योंकि आप याद कीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहे थे तो कितना तोड़ तोड़ के समझा समझा के हम बढ़े थे इस सब में।
तो वो पहली बार टर्म आ रहा था, तो उसी टाइप का दूसरी बार आ रहा है, तो एक ही बात को हर बार उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, लेकिन लिखेंगे तो हम टोटल बात। अब जरा देखिए यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, टी नोट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ, मोलरिटी के बदले लिख सकते हैं ए गुना 1000 बटे बी गुना, अब भूले तो नहीं कि कौन चीज़ क्या है, ए विलय का भार ग्राम में, बी विलायक का भार ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब तो अभी तुरंत देखे ही। यह भी एक फॉर्मूला बना, ये मेन फॉर्मूला होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसी तरह का मेन फॉर्मूला हुआ था ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। हम रोज दिन सोचते हैं कि आपको टाइम पर छुट्टी दें, हर दिन 2-3 मिनट लेट हो जाता है। अब नहीं होगा, कभी कभी हो जाए तो एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड, लेकिन टाइम पर आना टाइम पर जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को भी जाना रहता है जहाँ तक। उतार लिया क्या उसको? देखिए अब, और ये थोड़ा बहुत लेट जो होता है ना, रिकॉर्डिंग की वजह से हो जाता है, लंथफन ज़्यादा होता है ना। आगे बढ़ें, इसको मिटा दें। चलो अगेन लिखो तो, अगेन अभी हम लोग पढ़े हैं टी नोट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना एम, यही ना पढ़े हैं। यदि हम इस टी नोट एफ को उधर कर दें तो इधर ये प्लस में है, उधर माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ बचेगा कौन चीज़? टी एफ नहीं, माइनस टी एफ बचेगा। माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना एम माइनस टी नोट एफ। माइनस कॉमन ले लें तो जो प्लस में है माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में है वह प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टी एफ बराबर माइनस के एफ गुना एम प्लस टी नोट एफ। बोलिए हाँ या ना। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये इक्वेशन किसी को फॉलो कर रहा है, और अब समझिए ये किसको फॉलो कर रहा है। ये फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी को, थर्ड नंबर ग्राफ को, जो बेसिक में बताया गया था। अब पहले समझिए कैसे। तुम एक बर्तन लो और बर्तन में पानी ले लो, तो बर्तन में जो पानी तुम लिया उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से फिक्स है, यानी टी नोट एफ का मान अब बदलने वाला नहीं है। यदि आप सॉल्वेंट के रूप में पानी ले लिए हैं तो इसका मतलब टी नोट एफ क्या है? कांस्टेंट है। अब पानी में तुम थोड़ा सा चीनी मिलाया तो मोललता कुछ और होगा, पानी में थोड़ा और चीनी मिलाया तो मोललता कुछ और होगा। इसका मतलब मोललता आपके हाथ का बात है, उसको आप बदल सकते हैं। और जब आप चीनी लगातार मिलाते रहिएगा तो आपको क्या लगता है कि विलियन का हिमांक बैठा रहेगा? वो भी ना बदलता रहेगा। के एफ कॉन्स्टेंट है, के एफ ये तो पहले से जान रहे कॉन्स्टेंट, तो मोललता के बदलने का सीधा असर किस पर पड़ेगा? टी एफ पर, यानी विलियन के हिमांक पर। यानी ये वेरिएबल ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी में c और m कांस्टेंट होता है और x और y वेरिएबल होता है, जहाँ पर m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। अब जिस बात को आप सीखे हैं अभी तक थियोरिटिकली, उसी बात को देखिए ग्राफ पर कितना बढ़िया ये समझ में आता है। यदि अभी तक बात को नहीं समझे होंगे तो ग्राफ पर सीख जाइएगा, यदि ध्यान देंगे तब। नहीं देंगे तो ना पहले सीखे ना अभी सीख पाएंगे। भविष्य आपका कैसा होगा इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते। कहीं बात लग गया तो दिक्कत न हो जाएगा। अरे मान लो पास्ट में नहीं सीखा, अभी भी नहीं सीख रहा है, तो हम ये नहीं ना बोल सकते हैं कि फ्यूचर में भी आगे नहीं बोलेंगे। फ्यूचर में सीख जाएगा। हाँ लगता नहीं है, लेकिन एक टीचर ऐसा थोड़ी है, लगेगा कौन से। देखिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस लिए हैं, हम इसको एक्स कह रहे हैं और इसको वाई। जैसे जैसे तुम इक्वेट किए हो उसको ध्यान में रखो। टी एफ वाई के जगह पर है, के एफ माइनस एम के जगह, एम एक्स के जगह, ये इसके जगह। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें।
x की जगह पर क्या है? मोललिटी। तो यहाँ हम किसको रखेंगे? मोललिटी को, जिसको हम लोग स्मॉल m कहते हैं। y की जगह पर क्या है? TF क्या है? विलियन का हिमांक। तो है तो हिमांक ना, इसका मतलब इस एक्सिस पर हमको रखना है किसको? फ्रीजिंग पॉइंट को, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या कहलाता है? हिमांक। अब जरा सोचिए कि आप एक बर्तन में पानी लिए, इस बर्तन में आप पानी लिए और इसमें कुछ मिलाए ही नहीं। तो जब कुछ मिला, अरे कहाँ दिख रहा है? इधर देखो। जब विलियन में कुछ मिलाए ही नहीं तो उस विलियन की मोललता कितनी होगी? 0। तो इस पॉइंट पर मोललता कितना है? लेकिन जिस समय मोललता 0 है, इसका यही मतलब हुआ ना कि वो प्योर सॉल्वेंट है। और जब प्योर सॉल्वेंट है वह, तो निश्चित है उसका कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। वाटर के लिए ये वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी को यदि केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये है 0 और यहाँ से कहीं ना कहीं होगा ना 273 केल्विन। तो ये मान लीजिए 273 केल्विन है, इसी को आप 0 डिग्री सी कह सकते हैं। उससे बेहतर होगा आप इस पॉइंट को T0F कह दीजिए। काहे T0F कहे? मोललता जब 0, इसका मतलब विलायक शुद्ध है। और इसका मतलब यदि हम 0 मोललता पर यदि किसी के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वह शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी मोललता जब 0 है उस समय विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है। अब हम क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे। तो चीनी मिलाएंगे तो अब इसकी मोललता कुछ ना कुछ हो जाएगी, और चीनी मिलाएंगे तो निश्चित है कि फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ना कुछ घट जाएगा। घट जाएगा तो यहाँ से जब मोललता आगे बढ़ेगा तो ग्राफ को नीचे उतार दें या ग्राफ को ऊपर लेके चलें? नीचे। देखो स्लोप कैसा है? निगेटिव। तो ये भी ना कह रहा है कि आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोललता बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटता जा रहा है। इस मोललता पर फ्रीजिंग पॉइंट इतना, इस मोललता पर फ्रीजिंग पॉइंट इतना। तुम गौर से देखो, मोललता अधिक तो फ्रीजिंग पॉइंट कम है। आप याद कीजिए, यही ग्राफ जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए खींचे थे तो यही ना ऊपर की तरफ भाग गया था, क्योंकि वहाँ पर मोललता के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मोललता के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं रहा है, यहाँ डिप्रेशन चल रहा है, घट रहा है। तो ग्राफ तो इस बात को बता ही रहा है। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है यही कहलाता है C, और यही C स्क्वायर किसके बराबर है? T0F के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को तो हम पहले कह दिए T0F। अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचिए एक्स एक्सिस के और इसको एंगल लीजिए थीटा, यही ना tan थीटा स्लोप कहलाता है। स्लोप निगेटिव है, वहाँ भी बता रहा है स्लोप निगेटिव है। ये -m है और यह -m इस बार -kf के बराबर है। देखिए -m -kf के ना बराबर है। इस प्रकार स्लोप का भी पता चल गया कहाँ से कहाँ तक C है। अच्छा, मोललिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये ग्राफ कट करके आगे तो भागेगा नहीं, यहीं तक होगा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री से। उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाए तो अब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -2। थोड़ा और चीनी मिलाए -10, थोड़ा और मिलाए तो -20, -50, इस तरह से होता चला जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूट डालने पर तो लगातार फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब देखिए 0 मोललिटी पर मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट मतलब प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर। और जैसे ही मोललिटी आगे बढ़ा अब फ्रीजिंग पॉइंट लगातार घटने लगा। आई बात समझ में? इसका यह मतलब हुआ कि y इंटरसेप्ट पर जब ग्राफ पॉजिटिव होता है तो यह वैल्यू मिनिमम होता है, और जब ग्राफ निगेटिव होता है तो यह वैल्यू मैक्सिमम होता है। कैसे? उस समय जब तुम ऊपर चढ़ रहा था तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, कुछ मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तब तो ये वैल्यू मिनिमम ना हो गया। इस केस में जब ग्राफ निगेटिव की तरफ भागा, नीचे की तरफ भागा, नीचे उतर गया, इसका मतलब टॉप पर था तब ना निगेटिव की तरफ भाग रहा है। तो बहुत सारी बातों को ये बताता है। घर पर जाके सोचिएगा तो एक से एक नया नया कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा, या कुछ क्रॉस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो ज़रूर आप हमसे बात कीजिए। फिलहाल तो उतार लीजिए। जो बात थ्योरी कहा है वही बात ग्राफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बहुत चिल्ला रहा है कि आप समझिए इस बात को। आप कितना समझते हैं
और आपकी नज़र कितना तेज है इसको पकड़ने में, इसके बात को समझने में, ये आप जानिए। हम आपकी इसमें काफ़ी मदद किए हैं, और भी यदि मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बोलिए। और उस ग्राफ को खींच के सटा मत देना एक्स में। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर करना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। आगे बढ़ें क्या? इसके लिए ग्राफ मिटाना पड़ेगा। ग्राफ मिटा दूं? अगेन, अभी तुरंत इक्वेशन मिटाए हैं हम। टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू ए इंटू 1000 बटे बी इंटू एम, जहाँ पर एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। टी नॉट एफ को उधर लेके जाइए तो यहाँ बचेगा क्या? माइनस टी एफ बराबर के एफ गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना एम, और यहाँ लिख दें माइनस टी नॉट एफ। हाँ या ना? यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो टी एफ बराबर हो जाएगा माइनस के एफ गुना ए गुना 1000 बटे बी गुना एम प्लस टी नॉट एफ। हाँ या ना? मान लीजिए कि सिविलियन के लिए टी नॉट एफ का मान कांस्टेंट, एम का मान कांस्टेंट, बी का मान कांस्टेंट, के एफ तो कांस्टेंट होता ही है। तो ए के बदलने का सीधा असर किस पर पड़ेगा? टी एफ पर। अब बताइए, तो ए बढ़ेगा तो टी एफ क्या होगा? घटेगा। ए बढ़ेगा तो टी एफ तो घटना ही है। अमाउंट अमाउंट तुम बढ़ा रहे हो, चीनी की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हो, तो टी एफ घटेगा। ये तो पहले से जानते हैं, लेकिन इक्वेशन ये बात कैसे कह रहा है? यदि ये निगेटिव साइन नहीं होता तो ए के बढ़ने से टी एफ बढ़ता और ए के घटने से टी एफ घटता, क्योंकि ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ सीधा संबंध होता है। लेकिन यदि ये साइन निगेटिव लग जाए तो संबंध उल्टा हो जाता है, ऊपर वाले के साथ उल्टा और नीचे वाले के साथ सीधा। मतलब यहाँ से साफ है कि टी एफ जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, जिसको आप ए कह रहे हैं। अच्छा, अब बताइए तो टी एफ कॉन्स्टेंट हो जाए, ए कॉन्स्टेंट हो जाए, एम कॉन्स्टेंट हो जाए, बी वेरिएबल हो, तब बी के बढ़ने से टी एफ बढ़ेगा और बी के घटने से टी एफ घटेगा। माइनस नहीं रहता तो उल्टा बात होता है, लेकिन नीचे वाले के साथ ऊपर वाला का उल्टा संबंधन होता है, लेकिन माइनस इसको सीधा कर दे रहा है। तो यहाँ से टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना रे ये? और मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी वही बात है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी तो नीचे है। तो टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें तुम बार बार कंफ्यूज्ड होते हो। इसको उतारिए, एक क्वेश्चन लिखिए, तो अपने आप को समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताए और आपको ये कहाँ मदद करेगा।
देखिए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, वास्तव में ये बहुत बड़ा चैप्टर है। शुरू का 3 चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, वो बहुत बड़ा है, और बड़ा बड़ा चैप्टर ही पहले हम पढ़ा भी रहे हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा है, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा है। ये 3 चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का 40%, और बाकी जो 13 चैप्टर है वो 60% में आता है। वो सब चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी रन करता है। तो इस सब पर यदि माथा तुम्हारा स्ट्रोंग हो जाएगा ना, उस सबको ऐसे भी कुछ नहीं बुझोगे, फाड़ चीर के उड़ा दोगे। हाँ तो क्या। और यदि यही समझ में नहीं आया तो उसको समझने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इस सब टॉपिक में। यह सब केमिस्ट्री का बहुत ही मेजर टॉपिक है और भारी टॉपिक है, जल्दी दिमाग में अटता नहीं है। और अभी क्या देखें, अभी बहुत बात इसमें आना बाकी। अभी तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, नॉर्मल बात। इसके बाद आएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो एकदम लिंक से हट के होता है। क्वेश्चन लिखिए तो, निम्न में से किस विलियन का, ये लिखा नहीं है क्या? अरे बकलोल तो बैठा हुआ है। अब लिखा है क्या? निम्न में से किस विलियन का हिमांक सबसे कम होगा? निम्न में से किस विलियन का हिमांक सबसे कम होगा? देखो, सब में 5% वेट बाई वेट है। इसका मतलब समझ लो सब का बी बराबर, टी नॉट एफ बराबर, के एफ बराबर, ए बराबर, सब में 5 है ना। मॉलिक्यूलर वेट के साथ ही संबंध टी एफ का निकलेगा। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो टी एफ ज़्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो टी एफ कम। टी एफ का मतलब हिमांक कम। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है कि किस विलियन का हिमांक सबसे कम होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 और शुगर का 342। अब आप कहेंगे कि सर इसमें भी यूरिया ही वाला ही आ गया, और वहाँ जो क्वेश्चन दिए थे उसमें भी यूरिया ही आया था। तो आप क्वेश्चन में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। वहाँ था किस विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, यहाँ क्वेश्चन में किस विलियन का हिमांक सबसे अधिक होगा ऐसा तो नहीं पूछा। यहाँ पूछ दिया कम है। अधिक पूछता तो कि कौन सा आंसर होता? तब सी होता। छाप दिया, बहुत अच्छा किया। समझा भी कि खाली उतारवे किया है? हम लोग के एक मैथ की टीचर थे, वो कहते थे रेखा गणित रेख मनमानी, बिना मार के आवत ना है। केमिस्ट्री पर ऐसा कोई पढ़वा अप्लाई नहीं होता है। मार से कुछ नहीं होगा इसमें। सही कहते हैं, मार उठ से जैसे मारेंगे तो और पतित हो जाओगे। मार से पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई प्यार से समझ में आता है। आप यदि ढंग से अपने आप में नहीं सोचिएगा ना कि हमको पढ़ना है, तो आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। और जिस दिन आप सोच लिए कि आपको पढ़ना है, उस दिन आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ये दिन बोले थे ना कि 11th तक हमको केमिस्ट्री कुछ नहीं बुझाता था, और आप यकीन नहीं मानेंगे 12th जाते जाते हम 11th वाले को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। कैसा मैजिक हो गया, क्या हो गया। ऐसा नहीं था कि कोई जादूगर हमको आया और घुमा के माथा पर ना कर दिया, बस हम सीखने लगे। वो हमारा अपना मेहनत था। हमको लगा कि ये इस पर काम करना चाहिए। जिस दिन तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ा मजबूती में बदल दोगे, तुमसे सफल इंसान धरती पर कोई नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ लोग जनरली, जैसे एक पैर उनका खराब होता है, हाथ गड़बड़ होता है, देखिएगा पैरे से ऐसा पेंटिंग कर देता है, हाथ नहीं है पैर से ही ऐसा पेंटिंग कर है जो आप हाथ से नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ अद्भुत प्रतिभा होती है।
तो लोग क्या करते हैं ना, अपने कमजोरी को लगातार कोसते रहते हैं कि अरे यार मेरा तो ये कमजोर है, हमसे ना हो पाएगा, ये वो फलना चिल्ला, वो बहाना है, कुछ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं। यही सबसे बड़ी बात है, और इसी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, फिजिक्स नहीं समझ में आता है, या कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, पढ़ाई नहीं समझ में आता है, इसका सीधा मतलब यह है कि आप चाहते ही नहीं है समझना। क्योंकि यदि आप चाहते तो समझ में कैसे नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता है। अब हाँ, हो सकता है आप दिमाग से थोड़ा कमज़ोर हैं, तो मेहनत कीजिए, आदमी से मिलिए जो आपको थोड़ा गाइड करे, उन लोगों के पास जाइए जिसको आप अपने ज़रूरत के लायक समझते हैं। लेकिन आप ऐसे ही बैठे बैठे आनंद लीजिएगा सब चीज़ का, तब थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई होने वाला है। आपको थोड़ा मोबाइल से भी फुर्सत मिल जाना चाहिए, क्या रहे कि नहीं? नहीं, ठीक है, हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ के एफ, और थोड़ा फटाफट कीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुना एम। डेल्टा टी एफ दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि हिमांक भी एक ताप है, क्वथनांक भी ताप था, हिमांक भी ताप था। तो यहाँ पर इसका यूनिट होगा या तो डिग्री सी, नहीं तो केल्विन, जिस तरह से वहाँ हुआ था, बराबर के एफ। मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, होता है कि नहीं? तो के एफ का मात्रक वही रह जाएगा जो के बी का था। डिग्री सी लेंगे तो डिग्री सी केजी पर मोल, और केल्विन लेंगे तो केल्विन केजी पर मोल। जनरली आपको ये मिलेगा केल्विन केजी पर मोल में, क्योंकि ज़्यादा यूनिट यही चलता है। छाप दिया? यही यूनिट है। हाथ दुखाया नहीं ना रे? लिखो वैल्यू ऑफ के एफ। वैल्यू ऑफ के एफ। अब के एफ के मान पर हम थोड़ा बात कर लें। डेल्टा टी एफ बराबर होता है ना के एफ गुना एम। जरा आप ही बताइए कि एम का मान यदि 1 हो जाए तो क्या होगा? डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ। इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा टी एफ ही के एफ है, या के एफ ही डेल्टा टी एफ है जब मोललता का मान 1 हो। इसका मतलब मोलल विलियन का जो हिमांक अवनमन होता है वही क्या कहलाता है? के एफ। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, मतलब पूरा लिख के हेरी डाला, ये यहाँ तक पहुँचा, घेरा इसको, घेरो। देखिए हिमांक अवनमन ही के एफ है, लेकिन कंडीशन है कब? जब मोललता का मान 1 हो, और मोललता का मान 1 होता है उसी विलियन को हम मोलल विलियन कहते हैं। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। जो क्लास छोड़े हैं या जिनको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में नहीं आया है, कुछ ना कर अगर लीजिए आप, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और अब आपको ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, अब आप अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। 4-5 दिन उसको भी छोड़ दीजिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको अगला चैप्टर इंतज़ार करना है। 2-3 दिन वो छोड़ दिया तो उस चैप्टर को तो छोड़ ही दीजिए। अब आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, फिजिकल। फिर ऑर्गेनिक में आइएगा, ऑर्गेनिक में शुरू में 4-5 दिन 10 दिन छोड़ दिया, पूरा ऑर्गेनिक के गायब। उसके बाद अगले साल फिर से आइएगा फेल होके दोबारा पढ़ने के लिए। लिखेंगे एरो देखे, मोलल विलियन। तुम लोग को रेगुलर रहने कहते हैं तो तुम लोग को लगता है क्या कि ये दूर ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, कुछ रुपया दिए हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मोलल विलियन ब्रैकेट में स्मॉल एम बराबर 1। मोलल विलियन के हिमांक अवनमन, डीजे पर 10 दिन डांस करेगा सरस्वती पूजा में, चोट्टा कहीं का। मोलल विलियन के हिमांक अवनमन को, मोलल विलियन के हिमांक अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ऐसे ही कुकर ठीक करते फिरेगा कल के डेट में, कहते हैं।
हालांकि कुकर ठीक करेगा, तुम थोड़ा ढंग से करेगा, वेट वगैरह का ध्यान रखेगा, बताए ना तुम लोग, तो उसमें भी तुमको ये मदद मिल जाएगा, कुछ हो करेगा काम देगा ये, इसलिए भी तुमको पढ़ना चाहिए। हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर। आप याद कीजिए केएफ का वैल्यू क्या हुआ था जल के लिए, सॉरी केवी का वैल्यू क्या था जल के लिए, 0.52। क्वेश्चन दे ना दे याद रखना होता है उसको। उसी प्रकार केएफ का भी एक मान होता है, क्वेश्चन दे ना दे उसको आपको याद रखना है। जनरली क्वेश्चन देता है, नहीं भी दे तो आपको याद रखना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हम उसको निकालते कैसे हैं। हेडिंग हो चुका है, साथ साथ फिगर बनाइए। लैब में जाके इसको निकालना होता है। तरीका यह है कि आप एक बर्तन लीजिए, उसमें 1 kg वाटर तौल के ले लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल तौल के। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह क्या कहलाएगा, टी नॉट एफ। और टी नॉट एफ का वैल्यू होता कितना है जल के लिए, 0°C। आप इसको माप सकते हैं लैब में। आप इसमें क्या कीजिए, 1 मोल यूरिया डाल दीजिए। 1 मोल यूरिया डालिएगा तो अब तो ये विलियन बन गया, और यह एक ऐसा विलियन बना जिसका मोललता कितना हो जाएगा, 1। अरे मोल 1, केजी 1, तो 1/1 कितना, 1। अब इस विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट जब आप मापिएगा ना लैब में, तो ये आपको आएगा -1.86°। और सुनिए, ये दोनों मान हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, यह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आता है वो है। अब हम सभी जानते हैं कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर होता है के एफ गुना एम। टी नॉट एफ का मान कितना, 0, फॉर्मूला में माइनस है, और टी एफ का मान भी तो माइनस है, तो ये हो जाएगा -1.86 बराबर के एफ। मोललता का मान कितना, 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से के एफ का मान हो जाएगा 1.86 kg पर मोल, या केल्विन में लेंगे तो ये होगा 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो ये जल के लिए केवी का मान है, क्वेश्चन दे ना दे आपको याद रखना है। जल का इतना गुणगान तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। तुम लोग के बैच का न श्राप है लेट से छुट्टी होना। अरे रुको, अभी एक लाइन लिखाना है इसमें। जल के लिए केवी का मान देख लिया। अब जरा सोचो कि यहाँ बेंजीन रहता तो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0°C होता। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग विलायक के केएफ का मान अलग अलग होता है। नीचे और लिखो, अलग अलग विलायक के अलग अलग विलायक के केएफ का मान अलग अलग होता है। अलग अलग विलायक के केएफ का मान अलग अलग होता है। आप याद कीजिए, इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े थे आप केवी निकालने के लिए, और यह फॉर्मूला किसके लिए है, केएफ निकालने के लिए। आर वही है जो तुम जानते हो, टी जो है यह है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। वहाँ क्या था, टी बॉइलिंग पॉइंट था, और ये एल एफ, सुनिए वहाँ पर जो एल भी था, वहाँ था हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग द्रवन की उष्मा। द्रवन की उष्मा पर ग्राम में, आर वही है, टी वही है, सेम है। द्रवन की उष्मा कैलोरी में रहेगा तो आर का मान कैलोरी में रखेंगे, द्रवन की उष्मा मोल जूल में रहेगा तो आर का मान जूल में रखेंगे। ये बात समझाने का जरूरत नहीं है ना। और इसी को केमिस्ट्री में बदल दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रति ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते थे, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, तो के एफ बराबर फॉर्मूला बनेगा mRT²/1000। आप याद कीजिए वहाँ पर डेल्टा एच, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एच VEP।
ये बदल गया किस में? केमिस्ट्री में। अंतर क्या है? m क्या है यहां पर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये डेल्टा एच वीपी क्या है? यही चीज है रे, सेम द्रवन की उष्मा है, खाली ये रहेगा पर ग्राम में। पर ग्राम दिया तो एलएफ दे दिया, और इसी को पर मोल दे दिया तो वीपी दे दिया। द्रवन की उष्मा। अच्छा, वहां एल भी क्या था? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 ग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा लगती है, द्रवन की उष्मा का क्या मतलब होता है? 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा की जरूरत होती है। सारा थ्योरी समाप्त हुआ। क्वेश्चन बना के लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67। असाइनमेंट का होमवर्क नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, मात्र 2 क्वेश्चन है। कल संडे है, कल नहीं आना है, परसों आना है। ये दोनों क्वेश्चन बनाएगा, 2-2 मिनट हमको इसको सॉल्व करने में लगेगा। उसके जस्ट बाद ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट कर देंगे। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब नया बात कुछ होने आने वाला है, घुमा फिरा के यही सब बात आएगा। मजा आया और आएगा। अभी कहाँ आया है? क्या छोटा भीम हंस रहा है रे? उसको मजा आ रहा है।